नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आयुर्वेदिक चैनल गणेश आयुर्वेद में। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज बात करते हैं आयुर्वेद की एक ऐसी चिकित्सा जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा जगह सुना होगा, जिसे पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा है क्या, कैसे की जाती है, इसके गुण क्या हैं, किन-किन लोगों को करानी चाहिए और किस प्रकार से पंचकर्म चिकित्सा करवाने पर शरीर में क्या-क्या फायदे होते हैं। इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा क्या है। तो आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें हम दवाइयां देकर या खान पान में परहेज करके आपके रोगों का उपचार करते हैं और व्याधियों की शांति करते हैं। जबकि शोधन चिकित्सा ठीक वैसे ही काम करती है जैसे हम कई दिन से पानी से भरे हुए बर्तन में अंदर काई जम जाती है, उसे साफ करके उसमें पानी भरते हैं। उसी प्रकार शरीर को पंचकर्म से अंदर से शुद्ध करके उसमें फिर दवाइयों का उपयोग करने पर काफी अच्छे लाभ होते हैं। तो अंतः परिमार्जन या शरीर को अंदर से साफ कर देना, डिटॉक्सिफाई कर देना ही पंचकर्म चिकित्सा है। आयुर्वेद में इसके संदर्भ में एक श्लोक आता है कि दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने जिता संशोधने ये तो न तेषां पुनरुद्भव। मतलब अगर आप किसी दोष का, वात पित्त और कफ दोष अगर आपके शरीर में प्रकोपित हो जाते हैं, उनका आप दवाइयों के माध्यम से निर्हरण करते हैं तो बीमारी दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर आपका शरीर पंचकर्म के द्वारा अंदर से साफ हो गया है तो इस प्रकार की बीमारियां दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाती। अब जानते हैं कि पंचकर्म में 5 कौन-कौन सी चिकित्साएं हैं और पंचकर्म क्यों कहते हैं। पंच का अर्थ है 5, कर्म का अर्थ है क्रियाएं। तो ऐसी 5 क्रियाएं जो शरीर को अंदर से साफ कर दें, उन्हें पंचकर्म कहा जाता है। इसके संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है, वमनम, रेचनम, नश्यम, निरूहश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वर। अर्थात वमन, जिसे थेरेप्यूटिक इमेसिस या थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग करवाना बोलते हैं, विरेचन जिसे थेरेप्यूटिक परगेशन या आपको थेरेप्यूटिक तरीके से लूज मोशन करवाना बोलते हैं, निरूह और अनुवासन 2 प्रकार की बस्तियां हैं। जैसे एलोपैथ में आपको एनिमा दिए जाते हैं, इसी प्रकार आयुर्वेद में काढ़े के डिकॉक्शन एनिमा या तेल के अनुवासन बस्ती जिसे बोलते हैं, वो एनिमा दिए जाते हैं। तो निरूह और अनुवासन 2 ये बस्तियां हैं। और नश्य, नाक के द्वारा आपके शरीर में हर्ब्स का या औषध सिद्ध तेल का डालना जो है नश्य कहलाता है। तो वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और नश्य, ये 5 पंचकर्म आचार्यों ने बताए हैं। जबकि शल्य चिकित्सा के धुरंधर महर्षि सुश्रुत ने इसमें रक्त मोक्षण को और जोड़ा है कि अगर कई बार हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रकोपित हो जाए तो उस ब्लड को हम किसी भी मीजर से, चाहे वह लीच थेरेपी हो या आपके शरीर से शिरावेधन करके ब्लड को बाहर निकाल देना, वो रक्त मोक्षण कहलाता है, जिसे आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म के अंदर शामिल किया हुआ है। अब जानते हैं कि पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है, तच्च नित्य प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अज्ञातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चेयत। अर्थात आप अगर स्वस्थ हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखने के लिए आपको इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। और यह अज्ञात विकारों की, अर्थात ऐसे रोग जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसे रोग आपको हो सकते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आपको पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। किन किन व्यक्तियों को पंचकर्म चिकित्सा करवानी चाहिए, इसके संदर्भ में आयुर्वेद में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को बना के रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिवर्ष या हर 2 वर्ष में एक बार पंचकर्म चिकित्सा जरूर करवा लेनी चाहिए, जिससे कि उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहे। इसके अलावा जो व्यक्ति क्रोनिक डिजीजेज से पीड़ित है और बहुत जगह दिखाने के बाद, बहुत इलाज कराने के बाद भी वह बीमारियां नहीं जा पा रही हैं, जैसे डायबिटीज, बहुत सारी वात व्याधियां, बहुत सारे स्किन डिजीजेज, तो उनमें स्पेशली पंचकर्म चिकित्सा करवाने का निर्देश किया गया है। इसके अलावा रसायन और वाजीकरण 2 भाग हैं आयुर्वेद के। रसायन का अर्थ है कि बुढ़ापे को थोड़ा समय के लिए डिले कर देना, और वाजीकरण का अर्थ है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना के रखना। तो जो भी व्यक्ति रसायन और वाजीकरण चिकित्सा करवाना चाहते हैं, उससे पहले पंचकर्म चिकित्सा जरूर करवानी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में कोई एंडेमिक हो गया है या कोई एपिडेमिक हो गया है, महामारी कोई फैल गई है, तो वहां के व्यक्तियों को भी पंचकर्म चिकित्सा कराने का निर्देश दिया गया है। और मोटे मोटे तौर पर लगभग सभी व्यक्तियों को, सिर्फ छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को जो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो, और प्रेग्नेंट लेडीज को पंचकर्म नहीं करवाने का निर्देश दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष, वात, पित्त और कफ रहते हैं, जो ऋतुओं के अनुसार हमारे शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं। किसी ऋतु में यह हमारे शरीर में संचित होते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। उसकी अगली ऋतु में यह हमारे पूरे शरीर में
प्रकोप अवस्था में आ जाते हैं और शरीर में फैलने लगते हैं। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति अपने खान पान का ध्यान ना रखे और कुछ इस प्रकार का आहार विहार करे जो रोग उत्पन्न करवा सकता है, तो व्यक्ति के शरीर में रोग होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। और अगर कोई गंभीर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति है जिसे पंचकर्म चिकित्सा करवानी चाहिए, तो वह किसी भी ऋतु में या किसी भी मौसम में पंचकर्म चिकित्सा करवा सकता है, बशर्ते कि उस ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड ना हो। लेकिन किस ऋतु में विशेष तौर पर किस दोष के लिए पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, इसके संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, हरेद वसंते श्लेष्माणम पित्तम सरदि निर्हरेत वर्षासु समयेद वायु प्राग विकार समुच्छ्रयात्। जिसका अर्थ है कि वसंत ऋतु में खास तौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे शरीर में कफ दोष का प्रकोप होने के कारण इस ऋतु में वमन के लिए आचार्यों ने बताया, वमन अर्थात थेरेप्यूटिक इमेसिस के रूप में आपके शरीर से दोषों का निर्हरण कर लिया जाता है। इसमें आपके शरीर में आपको कुछ औषधियां स्नेह स्वेदन के पश्चात दी जाती हैं जिनसे आपको उल्टियां होती हैं। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में अर्थात श्रावण भाद्रपद में या जुलाई अगस्त के महीने में आपके शरीर में वात का प्रकोप होता है और वात शमन के लिए सबसे अच्छी पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है बस्ती चिकित्सा। तो आपको जुलाई और अगस्त के महीने में बस्ती चिकित्सा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार शरद ऋतु में अर्थात जब ठंड आने वाली हो और वर्षा ऋतु खत्म हो गई हो, अर्थात सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग के 15 दिनों में आपको पित्त दोष के निर्हरण के लिए विरेचन चिकित्सा, जिसे थेरेप्यूटिक पर्गेशन कहते हैं, जिसमें आपको लूज मोशंस करवाए जाते हैं, यह पंचकर्म चिकित्सा विशेष तौर पर लाभप्रद है। पंचकर्म खास तौर से 3 फेज में करवाया जाता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म का अर्थ है पंचकर्म कराने से पहले शरीर को पंचकर्म के लिए प्रिपेयर करना। इसके संदर्भ में आयुर्वेद में एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूखी लकड़ी में थोड़ा सा जोर लगाने पर वह लकड़ी टूट जाती है, लेकिन उसे घी या तेल में डुबाकर रखने पर वह लकड़ी लचीली हो जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में अगर पूर्व कर्म ना कराया जाए, सीधे पंचकर्म का प्रयोग किया जाए, तो हमारा शरीर भी उस सूखी हुई लकड़ी की तरह अंदर से टूटने लगता है। इसलिए पूर्व कर्म जरूरी है। पूर्व कर्म के अंतर्गत आपका अग्नि को प्रबल करना, ताकि आपको दिए जाने वाली दवाइयां अच्छे से पचकर अपना काम कर सकें, और स्नेह स्वेदन अर्थात घी या तेल आपको पिलाना और उसी से आपके शरीर की मालिश करना और स्वेदन करना अर्थात आपको स्टीम देना पूर्व कर्म के अंदर आता है। इसके बाद प्रधान कर्म में हम जिस पंचकर्म को कराना है, जैसे अगर वमन कराना है, थेरेप्यूटिक इमेसिस करानी है, या थेरेप्यूटिक पर्गेशन विरेचन करवाना है, या आपको आयुर्वेदिक एनिमा देने हैं जिन्हें बस्ती कहा जाता है, या नश्य नेजल इंस्टिलेशन ऑफ हर्ब्स और ऑयल, या आपका रक्त मोक्षण करना है, आपके शरीर से खून निकालना है, तो वह पंचकर्म के प्रधान कर्म के अंदर आता है। इसके बाद आता है पश्चात कर्म। पंचकर्म के बाद हमारे शरीर की डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है, जिससे हम सामान्य भोजन करने पर वो हमें पचता नहीं है। तो इस भोजन को पचाने के लिए हमारी अग्नि को धीरे धीरे प्रबल करना होता है। इसलिए आपको 5 से 7 दिन तक संसर्जन क्रम के तहत इस प्रकार का आहार दिया जाता है जो आपके शरीर में धीरे धीरे एसिमिलेट होकर पच पाए, और धीरे धीरे आपकी अग्नि को प्रबल किया जाता है। और साथ में शमन चिकित्सा अर्थात दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, और वह दवाइयां आपके शरीर में पंचकर्म के बाद बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। पंचकर्म चिकित्सा करवा लेने के बाद आपको किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, इसके संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है, उच्चैर भाष्यम रथ शोभम अति चंक्रमण अति आसने अजीर्णे अहित भोज्य दिवा स्वप्नम च मैथुन। आचार्यों ने यह श्लोक अपने टाइम कॉन्टेक्स्ट में दिया है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, बहुत ज्यादा चलना नहीं है, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर और कार आदि में ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है, आपको ज्यादा देर तक एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठकर नहीं रहना है, आपको दिन में सोना नहीं है, आपको पंचकर्म के बाद कुछ दिनों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा आहार विहार नहीं करना है जो आपके खाने को पचने में दिक्कत दे, अजीर्ण करवाए, या कोई भी अहित भोजन नहीं करना है, विरुद्ध आहार को आपने परहेज करना है। तो आचार्यों ने मोटे मोटे तौर पर ऐसे सभी आहार विहारों को मना किया है जो आपके शरीर के किसी भी दोष को प्रकोपित करें। पंचकर्म चिकित्सा करवाने के बाद आपके शरीर में क्या क्या गुण प्राप्त होते हैं, इसके संदर्भ में कहा गया है कि पंचकर्म चिकित्सा आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, अर्थात आपका डाइजेस्टिव फायर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और आपको अपना शरीर हल्का लगता है। आपके शरीर में उत्पन्न हुए किसी भी रोग की शांति हो जाती है। अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आपका हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहता है, आपको बुढ़ापा देर से आता है, आपका स्किन कलर और स्किन टोन, स्किन टेक्सचर अच्छा हो जाता है,
अगर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी केसेज में पंचकर्म चिकित्सा एक बेहतरीन चिकित्सा है, और मेल्स में स्पर्म काउंट कम होने पर या स्टेमिना की कमी होने पर पंचकर्म चिकित्सा जरूर करवानी चाहिए। आपके शरीर में बल और पुष्टि देता है, इसलिए पंचकर्म चिकित्सा सभी हेल्दी या रोग से ग्रस्त लोगों में बहुत ज्यादा उपयोगी चिकित्सा है। आप लोग भी किसी रोग के उपचार के लिए या अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए पंचकर्म चिकित्सा करवाना चाहते हैं, तो मेरा आपको यही सुझाव है कि किसी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ही पंचकर्म चिकित्सा करवाएं, क्योंकि भली प्रकार से पंचकर्म चिकित्सा ना होने पर इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कई बार पंचकर्म चिकित्सा फेटल भी हो सकती है। लेकिन अगर भली प्रकार से हुआ है पंचकर्म, तो आपके शरीर से उस रोग की शांति हो जाती है और आपका हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आने पर आपका रोग खत्म ना होकर उससे ज्यादा वर्स कंडीशन में भी पहुंच सकता है। इसलिए आप सभी को सलाह है कि सोच समझकर ही पंचकर्म चिकित्सा करवाने का निर्णय लें। और इसी प्रकार के आयुर्वेदिक वीडियोज देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।